डियर स्टूडेंट्स, हमने बच्चे प्रोटोकार्ड्स के बारे में पिछले वीडियो में शुरू किया था, लेकिन हमने प्रोटोकार्ड्स का अभी तक एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा। वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो हेमिकॉर्डेट है, अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटोकार्ड्स, बट लेटर ऑन हमें पता चला कि उसमें कॉर्डेट्स के कोई करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। दैट इज़ वाई उसे प्रोटोकार्डेट से अलग कर दिया गया। आज का जो टॉपिक है डेट इज़ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, तो ऑफिशियली या रेलिवेंस को देखते हुए इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। तो चलिए सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में जो यूरो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है टेल। तो इट मीन्स ये वो वाला फाइलम है जिसमें कॉर्डेट्स के करेक्टर जो है वो टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो क्या क्या यूरो कॉर्डेट्स के करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यूरो कॉर्डेट्स की सबसे पहली बात कि ये जो सब फाइलम है दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, मतलब ये आपको मैरीन में ही मिलेगा, समंदर वगैरह में, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। रिवर, लेक, स्ट्रीम में यहाँ पर ये नहीं होगा। ये सिसाइल होगा, मतलब ये अटैच्ड होगा या रुका होगा एक जगह पर बॉटम में, या फिर ये परमानेंटली प्लेजिक भी हो सकता है। प्लेजिक होता है जो तैरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, ठीक, ऊपर वाली लेयर में ये तैर रहे होते हैं। तो जहाँ तो एक जगह पे ये अटैच है, या फिर ये परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तैर सकते हैं सुपरफिशियल लेयर में। अडल्ट जो होते हैं मोस्टली डीजनरेटेड फॉर्म में होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। तो अडल्ट में क्या है? अडल्ट बेसिकली इनके केस में इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते, तो वो डीजनरेटेड फॉर्म में होते हैं और अनसेगमेंटेड फॉर्म में है। नोटोकार्ड, जो कि कॉर्डेट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो कन्फाइन होंगी इन द टेल रीजन। ये मैंने शुरू में आपको बोला, दैट इज़ वाई इसे हम इंक्लूड करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ यूरोकॉर्डेटा, कि इसमें जो नोटोकार्ड है वो टेल वाले रीजन में कन्फाइन होती है। लेकिन ये नोटोकार्ड है, ये कब प्रेजेंट होती है? इन द लार्वल स्टेज, ठीक। डॉर्सल हालो नर्व कार्ड, जो कि अनदर करेक्टरिस्टिक फीचर है, और फ्रेंजिल गिल स्लिट, ये दो एक्स्ट्रा फीचर आपको पता ही है जो जरूरी फीचर है किसी को भी कॉर्डेट्स में इंक्लूड करने के लिए, एज वेल एज जो एडिशनल कैरेक्टर होता है कॉर्डेट्स का, पोस्ट एनल टेल, ये भी पाई जाती है लार्वल स्टेज में। तो देखिए इसमें कॉर्डेट्स के करेक्टर, चाहे वो नोटो कार्ड है, चाहे वो नर्व कार्ड है, चाहे वो फ्रेंजिल गिल स्लिट है, तो ये तीनों के तीनों करेक्टर जो है वो लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। लेकिन जब वो लार्वा बड़ा हो जाता है इनटू एडल्ट, तब उसमें सिर्फ और सिर्फ फेरेंजियल गिल स्लिट रह जाते हैं। बाकी के जो दो करेक्टर थे, दो करेक्टर कौन कौन से थे मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। नोटोकार्ड, ठीक, और दूसरा हालो, ये जो डॉर्सल नर्व कार्ड, ये आपको लार्वल करेक्टर में ही दिखेंगे, एडल्ट में आते आते ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो इनकी खूबी ये है कि कॉर्डेट्स के करेक्टर इनमें लार्वल फॉर्म में दिखते हैं, मतलब लार्वल कैसा अजीब है, और इसको एक फिनोमेना भी बोलते हैं जो हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए लार्वल जो इसका बच्चा है उसमें एडवांस करेक्टर है, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो एडवांस करेक्टर डीजनरेट हो जाते हैं, है ना। तो कुछ डिफरेंट टाइम में बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो इनक्लोज होती है इनवेलप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम ट्यूनिक बोलते हैं। और ये जो ट्यूनिक है ये बनी होती है एक प्रोटीन से जिसे हम ट्यूनिसन बोलते हैं, ठीक। तो ये याद रखिए, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग है जो कि ट्यूनिक बोलते हैं उस कवरिंग को, और वो बनी होती है ट्यूनिसिन प्रोटीन की। ट्यूनिसिन प्रोटीन
में एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो कि बेहद अहम है, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा यूनिक है, राइट, पर्टेन टू एनिमल, लेकिन ये सेलुलोज का होता है। देखिए सेलुलोज वर्ड जो है वो आप प्लांट्स में सुनते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं इनकी जो कवरिंग है, जो ट्यूनिसिन है, वो बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है। तो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज अदर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस ये रखता है, बिकॉज आप सेलुलोज वर्ड एनिमल किंगडम में नहीं सुनने को मिलता है। द प्रॉक्सिमल पार्ट, इसका जो आगे वाला पार्ट है एलिमेंट्री केनाल, वो काफ़ी बड़ा होता है, स्पेशियस फेरेनिक्स होता है, जो कि फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप देखो ये मैंने एक एनिमल लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इसकी दो ओपनिंग है, एक यहाँ पर है बड़ी वाली, एक छोटी वाली यहाँ पर है। ठीक, तो एक माउथ वाला रीजन को इंडिकेट करता है, दूसरा एनस वाले रीजन को इंडिकेट करता है। और अगर आप माउथ वाले रीजन को देखेंगे, ये जो नीचे की डायग्राम है, तो इसके नीचे देखो ये फेरेंजियल गिल स्लिट है ना, काफ़ी ज़्यादा फेरेंजियल गिल स्लिट है। और ये फेरेंजियल गिल स्लिट जो है ये फिल्टर फीडिंग में हेल्प करते हैं। अब फिल्टर फीडिंग क्या होता है, जैसे आप चाय डालते हो, चाय के लिए आप उन्हीं को यूज़ करते हो, तो चाय डालो तो जो चाय की टी वाला हिस्सा है, मतलब वो पत्ते वाले जो होते हैं, वो फिल्टर आउट होके बाहर आ जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ पानी में रहते हैं, वाटर में रहेंगे, वाटर करंट बनेगी, तो पानी इनकी बॉडी में आएगा और उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसके फेर्निक्स वाले रीजन में चिपक जाएंगे, बाकी पानी को ये बाहर निकाल देंगे। इसे हम फिल्टर फीडिंग कहते हैं। सिलोम इसका नॉट रिकॉग्नाइजेबल है। आप बोलोगे इसमें सिलोम कोई रिकॉग्नाइज हो सकता है, वो नहीं के बराबर है। रेस्पिरेशन या ट्यूनिक में होगी या फिर फेरेंजियल गिल स्लिट। तो फेरेंजियल गिल स्लिट बिसाइड हेल्पिंग इन द फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म, दे आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें ओपन है, ठीक, तो याद रखिए इनमें ब्लड वेसिकुलर सिस्टम क्लोज नहीं है, ओपन है। और एक्सक्रीशन इनमें होगी बाय प्रेजेंस ऑफ न्यूरल ग्लैंड। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इनको दिमाग में रख के चलिएगा। एक न्यूरल ग्लैंड जो वर्ड यूज़ किया, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो हमने वर्ड यूज़ किया है, तो दोनों को याद रखिएगा। न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है। मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोस्टली होते हैं, डजंट मीन कि सारे ही हर्माफ्रोडाइट हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल वे से भी हो सकती है और ए सेक्सुअल वे से भी हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट प्रोडक्शन होगी, फर्टिलाइजेशन वगैरह। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक, मतलब चाहे वो मेल बना देगा चाहे फीमेल, दो पेरेंट्स की नीड नहीं होती। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी तो वो बाय बर्डिंग प्रोसेस से होगी। एग्जाम्पल आ जाती है एसिडिया, डोलियम और साल्पा। इसके अलावा और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो इस सब फाइलम में इंक्लूड होती है। तो अभी तक जो हमने कंसीडर करनी है इनकी चीज़ें, जो अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखती है कि सबसे पहली बात तो भैया ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्सक्लूसिवली मैरीन आएंगे, ठीक। दूसरा ये सिसाइल हो सकते हैं, मतलब या तो ये एक जगह पर अटैच रहेंगे, और या फिर क्या होगा, ये पेलाजिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट, मतलब ये मूव कर भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। अगर पेलाजिक होंगे तो परमानेंटली पेलाजिक होंगे। फिर बात की गई भाई इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग होगी, और वो जो कवरिंग है उस कवरिंग को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्यूनिक, ठीक। और वो जो ट्यूनिक है वो बना होता है एक स्पेशल प्रोटीन से जिसे हम ट्यूनिसिन बोलते हैं। और ट्यूनिसिन की भी एक खासियत है कि ये जो ट्यूनिसिन है ये बना होता है सेलुलोज का। तो देखो पहली बात तो ये इसकी बॉडी के ऊपर कवरिंग है, वो प्रोटीन लाइक कवरिंग है, और उस प्रोटीन लाइक कवरिंग में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सेलुलोज का है। और क्यों मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना हुआ है कि सेलुलोज सेल वॉल बनाता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। देन इनमें जो रेस्पिरेशन होती है, ठीक, वो होगी फेरेंजियल गिल स्लिट के थ्रू। ब्लड वेसिकुलर सिस्टम इनमें ओपन होता है, एक्सक्रीशन इनमें न्यूरल ग्लैंड से होता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो वो बाय बर्डिंग होगी।
लार्वा, इनका जो लार्वा होता है उसे हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं। टैडपोल लार्वा आप आगे भी एक बार सुनेंगे, और ये जो केस है वो है फ्रॉग का। तो फ्रॉग के लार्वे को भी हम लोग टैडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग का लार्वा भी टैडपोल होता है, और ये जो यूरोकार्डेटा में हम लार्वा पढ़ रहे हैं इसके भी हम टैडपोल लार्वा कहेंगे, लेकिन दोनों एक समान नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें क्या आता है कि ये जो लार्वा है दे शोज मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि ये बदलाव शो करता है, बट कौन सी, रिट्रोग्रेसिव। देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक बटरफ्लाई है, वो बटरफ्लाई एग देगी, इस एग से एक लार्वा निकलेगा, ठीक, जिसे हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। ये लार्वा प्यूपेशन में जाता है, और प्यूपेशन में जाने के बाद ये लार्वा क्या करता है, एक बटरफ्लाई बना देता है, ठीक। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है कि लार्वा बटरफ्लाई बना रहा है, लार्वा ने बटरफ्लाई बनाई। तो बटरफ्लाई जो है वो लार्वा से एडवांस करेक्टर करके रख रही है। लार्वा में करेक्टर कम थे, लेकिन बटरफ्लाई में एडवांस करेक्टर ज़्यादा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। मेटा का मतलब मैनी, मार्फोसिस का मतलब शेप। तो एग से लेके एडल्ट तक बड़ी सारी शेप चेंज की है, और हर शेप में वो एडवांस की तरफ किया है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि लार्वा में एडवांस करेक्टर है, लेकिन जो एडल्ट है उसमें करेक्टर जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े प्रिमिटिव हैं, ठीक। और ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जैसे कि आप यहाँ पर नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये टैडपोल लार्वा है, इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट है, और नोटोकार्ड टेल वाले रीजन में है, नर्व कार्ड भी प्रेजेंट है, ठीक, और फेरेंजियल गिल स्लिट भी है, तीनों करेक्टर हैं। फिर ये फ्री स्विमिंग था, लिखा हुआ है, आराम से तैर रहा है एक जगह से दूसरी जगह में। जैसे ये बड़ा होना शुरू होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस आती है, तो सबसे पहले ये अटैच हो जाता है। मैंने पहले बोला ये सिसाइल है, एक जगह पे अटैच रहेगा। फिर जब ये अटैच होता है, इसमें धीरे धीरे चेंज आती है, नोटोकार्ड धीरे धीरे डी जनरेट हो रहा है। देखिए ये ब्लू कलर का नोटोकार्ड इधर से इधर, तो पहले नोटोकार्ड बड़ा था, अब ये डी जनरेट होना शुरू हो गया, ठीक। नर्व कार्ड आपको दिख ही नहीं रही, नर्व कार्ड टोटली डी जनरेट होना शुरू हो गई हुई है। और फेरेंजियल गिल स्लिट में, और ये मतलब एलिमेंट्री केनाल में टॉर्शन आपको दिखना शुरू हो जाती है। लेट मेटामॉर्फोसिस में होते होते नोटोकार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा डी जनरेट हो चुकी है, नर्व कार्ड तो ख़त्म ही हो चुकी है, और फेरेंजियल गिल स्लिट रह गए। और ये रहा एडल्ट। एडल्ट में आते आते टॉर्शन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि आप देखोगे कि एलिमेंट्री केनाल का जो माउथ एज वेल एज एनस का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास आ चुके हैं। तो ये माउथ है, ये मैं एम से लिखूँगा, और ये एनस है, ये ए से लिखूँगा, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास आ चुके हैं। माउथ को स्टोमोडियम भी बोलेंगे, और ए को एट्रियोपोर भी बोलेंगे, कि जो एनस वाला रीजन है। तो आप देख सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस इसमें हुई है, बदलाव इसमें आए हैं कम्प्लीटली। एक लार्वल से एडल्ट के बीच में बदलाव जो है वो एब्रप्ट है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन दूसरी चीज़ को आप करेक्टर को एनालाइज करोगे कि जो भी बदलाव हुए लार्वे से एडल्ट में, वो एडवांस करेक्टर से प्रिमिटिव की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ को आप दिमाग में रख के चलिए। अब कई बार क्या होता है, इसमें क्लासेस हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करता ही नहीं एडल्ट में, और वो एडवांस करेक्टर को लेके चलता है, एज सच ही वो रहता है, ठीक। और उसे हम नियोटेनी बोलेंगे, मतलब लार्वा ही एडल्ट बन जाता है, लार्वा ही मेच्योर हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी प्रोसेस चेंज। तो लार्वा धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गेन कर लेता है, रिप्रोडक्शन में शुरू हो जाता है, लेकिन वो एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस नहीं करता, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो सब फाइलम यूरोकार्डेटा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिडिया, थैलेसिया एंड लार्वेशिया। एसिडिया जिसमें हम हार्डमेनिया, एसिडिया, सियोनिया पढ़ रहे हैं,
इवन जो आपने रिट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ा, तो ये हार्ड मैनिया के केस में हम प्रोमिनेंटली पढ़ते हैं। तो स्पीशीज क्या था, सॉलिटरी भी हो सकती है और कुछ कॉलोनियल भी हो सकती है, मतलब कुछ अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ कॉलोनी में। सिसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन जो लार्वा होता है वह प्लैंक्टोनिक है, ठीक। तो लार्वा प्लैंक्टोनिक है बट फीड नहीं करता। एडल्ट हैविंग सैक लाइक बॉडी कवर बाय ओपेक ट्यूनिक। तो एडल्ट जब हो जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है ट्यूनिक, आपको पता है, लेकिन वो ओपेक होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। थैलेसिया जिसकी एग्जांपल है पायरोसोमा, डोलियलम, साल्पा, तो ये फ्री लिविंग प्लेजिक यूरोकार्डेट होंगे। ट्यूनिक इसमें ट्रांसपेरेंट टाइप की होगी, ट्यूनिक है लेकिन वो क्या है, ट्रांसपेरेंट लाइक। फिर आता है लार्वेशिया। लार्वेशिया आपको पता है कि नाम इंडिकेट कर रहा है लार्वल लाइक। तो टाइनी मैरीन प्लैंक्टोनिक इनके जो हैं वो कैरेक्टराइज हैं, मतलब ये छोटे छोटे होंगे, मैरीन में रहने वाले। प्लैंक्टोनिक होता है सुपरफिशियली, जहाँ प्लैंक्टन होते हैं वहाँ पर रहते हैं। एडल्ट रिटेन लार्वल कैरेक्टरिस्टिक। जो एडल्ट है मतलब जो बड़े हो चुके हैं उसने लार्वल कैरेक्टर को छोड़ा नहीं है, वो रिटेन रखते हैं, ठीक। जो एडल्ट बन जाए लेकिन लार्वल कैरेक्टर को रिटेन रखे उसे हम नियोटीनी प्रोसेस को बोलते हैं, और फार्म को नियोटोनस फार्म बोलते हैं, ठीक। तो लार्वेशियन जो है हम लेके चलते हैं ये नियोटोनस फार्म होंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है जो वर्ड है नियोटोनस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। और ये जो नियोटोनस फार्म है ये फाउंड होती है इन केस ऑफ लार्वेशिया, नाम ही इंडिकेट कर देगा लार्वा वाला, राइट। तो ये था आज का टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, यूरोकार्डेटा, जिसके बारे में हमने स्लोली ग्रेजुअली सब कुछ अंडरस्टैंड किया। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाहर निकल के आई थी वो इसके एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर, इसके रेस्पिरेशन के बारे में, इसकी कवरिंग के बारे में, इसकी टॉर्शन के बारे में, और अबव ऑल जो इम्पॉर्टेंट निकल कर आया वो ये था कि भाई इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। और मैंने बड़े सारे नीट एग्जाम में देखा हुआ है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के ऊपर क्वेश्चन। तो ये जो मैंने लास्ट में आपको फिर से बता रहा हूँ इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे दैट इज़ सेफलोकॉर्डेटा। ओके बच्चे।